तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए इकोनॉमिक्स का वो टॉपिक जो अभी हाल ही में एमपी पटवारी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपके चाहे वो मैनेजमेंट का टॉपिक बने, चाहे वो जीके जीएस का टॉपिक बने, 5 से 6 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, जिसमें बैंक रेट, बेस रेट, एसएलआर, सीआरआर ये सब क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। मौद्रिक नीति क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से महंगाई बढ़ती है, महंगाई कम होती है, आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक देखेंगे तो इसमें आप किंग हो जाएंगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। जैसे आज हम लोग जैसे आजकल यूज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उस वाली लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाने वाली हैं। फिर वर्तमान में एसएसआर की क्या रेट चल रही है, एसएलआर क्या रेट चल रही है, सीआरआर क्या रेट चल रही है, वो सारी रेट भी आपको याद करा देंगे। तो करंट अफेयर का भी एक बड़ा टॉपिक यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर एक चीज़ की हम आपको एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे, उसकी परिभाषा बताते हुए चलेंगे, और वो क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। फिर लास्ट में आपको सारी चीज़ें एक तरफ से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये सारे बैंकों का मुन्ना भाई है, ठीक है ना, यही मेन है, इसके आधार पर ही सारा काम होता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बैंकों का बैंक कौन है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, सरकार का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है, और जो केंद्रीय बैंक है अपना, वो भी अपना आरबीआई है। ठीक है, अब इतना सब कुछ है तो इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए भैया। इसका बर्थडे कब हुआ था, क्या क्या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका घर कहाँ पर है, तो ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो हैं वो वर्तमान गवर्नर हैं और 25वें क्रम के गवर्नर हैं। करंट अफेयर का यह प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, अब इसका सबसे मेन भाई कौन है, मतलब कि जैसे एक तो मुन्ना भाई है, ठीक है ना, एक मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई के नीचे कौन होता है, सर्किट होता है ना, सर्किट। तो सर्किट कौन है, तो जो एसबीआई है वो इसका सर्किट है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर बैंक रेट क्या होती है, बेस रेट क्या होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बैंक की बात करते हैं, आखिर बैंक होता क्या है। तो ऐसा निकाय जो जमा स्वीकार करता है और हमें ऋण प्रदान करता है, उन्हें हम बैंक कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले तो वो हमारी जमा स्वीकार करेगा, अगर हम पैसा जमा करने जा रहे हैं तो जमा स्वीकार करेगा, अगर हमें लोन चाहिए तो हमें लोन प्रोवाइड करता है। यही बैंक का मुख्य कार्य है। ठीक है, अब इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में भी बैंक लोग चले गए हैं, लेकिन मुख्य कार्य उनका यही है। ठीक है, चलिए अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। बैंक दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट बैंक और एक होता है गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक को ही पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पूरा काम जो पढ़ने वाले हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक के आधार पर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई नीति बनाता है लागू तो सब पर होती है, लेकिन आपके एग्जाम में पब्लिक सेक्टर बैंक के आधार पर ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर या फिर सरकारी बैंक कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो है 51% से अधिक जो जो जिम्मेदारी होगी वो आरबीआई या फिर सरकार की इसमें हिस्सेदारी होगी, इसलिए इसे पब्लिक सेक्टर जो है बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको बैंकिंग का इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सीधे आपको इकोनॉमिक्स की ओर लेकर के चलते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एमपी पटवारी में बन रहे हैं और आगे भी जो एग्जाम आएंगे उनमें भी ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से आपको पता है, एसबीआई, सर्किट भाई, ठीक है, पीएनबी, बीओबी, और जितने भी आपको बैंक दिखाई देते हैं आपके सरकारी बैंक जो होते हैं वो सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब यहाँ से आपको बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना है। पहले सबकी परिभाषा आपको बताएंगे और लास्ट में कैसे काम करता है, उसके बाद में आरबीआई कैसे जो है आपकी महंगाई को कंट्रोल करता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट कि सर ये रेपो रेट क्या होता है, यही आपसे पूछा जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है। फिर 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे स्टेटमेंट बेस पर। ठीक है, ऐसा आपके प्रबंधन में पूछा जा रहा है, मैनेजमेंट में। ठीक है, जीके में कैसा पूछा जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यह वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। मतलब आरबीआई जो अपने मुन्ना भैया हैं वो बैंकों को पैसा उधार देंगे कि लो भाई ले जाओ पैसा। ठीक है, बैंकों को पैसा उधार देते हैं। यह पैसा 2 से 14 दिन के लिए, ज़्यादा लंबे दिन के लिए नहीं, केवल 2 से 14 दिन के लिए जब आरबीआई पैसा बैंकों को उधार देता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। इसे अल्पकालीन ऋण भी कहते हैं, क्योंकि भाई 2 से 14 दिन के लिए ही तो दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इसे अल्पकालीन ऋण कहेंगे। ठीक है, वर्तमान रेपो रेट जो है वो 6.50 है। अब देखिए, अगर ये प्रश्न आपके मैनेजमेंट में बनेगा, प्रबंधन में बनेगा, तो क्या बनेगा, मैनेजमेंट में बनेगा कि वह रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं
आगे लिखा होगा रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट, ये सब, ठीक है? ये प्रबंधन का हो गया। अगर जीके में बनेगा तो जीके में ये बनेगा कि अल्पकालीन ऋण इनमें से कौन-सा है? तो वो आपका रेपो रेट हो गया। करंट बनेगा तो करंट में ये बनेगा कि वर्तमान रेपो रेट कितनी है? तो 6.50 वर्तमान रेपो रेट है। ये 3 तरह के प्रश्न आपके जो है एमपी पटवारी में आ रहे हैं। वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक क्यों नहीं किया अभी तक आपने? बस समझने में लग गए, है ना? चलिए, तो ये रेपो रेट आपकी क्लियर हुई। वह पैसा जो बैंक आरबीआई से लेते हैं उधार के तौर पर, उन्हें रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान दर क्या है? 6.50 है, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बेस रेट कि सर ये बेस रेट क्या होती है? बेस रेट की बात करें तो वह दर, 1 मिनट, वह दर जिस पर बैंक आम जनता को पैसा उधार देती है। अब आप जो है पैसा लेने गए, लोन लेने गए, तो बैंक बैंक क्या करेगी? आपको पैसा देगी, ठीक है? और आपसे कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज लेगी, तो उसी ब्याज दर को बेस रेट कहा जाता है। यह दर हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है, सीधी-सी बात है। जिस दर पर आरबीआई से बैंक पैसा लेगी, तो आपको तो उससे ज़्यादा पर ही देगी ना, उससे कम पे देगी तो बैंक को घाटा हो जाएगा। देखो, बैंक का मेन सोर्स क्या है पैसा कमाने का? तो वो इंटरेस्ट ही होता है। आपको लोन देती है, आपके लोन से जो पैसा मिलता है, उससे बैंक का काम चलता है। लेकिन सरकार हमेशा ये चाहती है कि कम से कम लोन प्रोवाइड किया जाए, अगर महँगाई को कंट्रोल करना है। कम से कम पैसा मार्केट में आए तो महँगाई कंट्रोल होगी। अब वो कैसे कंट्रोल होगी वो हम लास्ट में बताएँगे, अभी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे आपको, ठीक है? तो बेस रेट समझ गए? वह दर जिस पर बैंक आम जनता को पैसा देती है, वह बेस रेट कहलाता है, ठीक है? और ये जो है हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है। वर्तमान बेस रेट की बात करें तो 8 से 9 के बीच में है, ठीक है? 8 से 9 के बीच में आरबीआई ने बताया है। अब हर एक बैंक जो है अपना अलग-अलग रखती हैं। जैसे अगर आप एसबीआई के पास में जाएँगे, तो एसबीआई का अलग होगा, 8.20 एसबीआई का होगा। अगर आप बीओबी के पास में जाएँगे तो 8.40 होगा, ठीक है ना? पीएनबी के पास में जाएँगे तो उसका कुछ और होगा, लेकिन 8 से 9 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? एक उन्होंने लिमिट बना दी है, ऐसा नहीं कि सब अपने-अपने हिसाब से बढ़ा करके रख दें। तो एक लिमिट बना दी है, ठीक है? चलिए, हालाँकि ये आपकी बेस रेट का नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये अप डाउन होती रहती है, ठीक है ना? और पता भी नहीं रहता है कि भाई एसबीआई का क्या है, मुझे क्या पता, पीएनबी का क्या है, क्या पता? प्रश्न वही पूछा जाएगा जो ऑथेंटिक होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एमएसएफ की कि सर ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? तो जब बैंकों को केवल 1 रात के लिए पैसा चाहिए रहता है, ठीक है? केवल 1 रात के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो वह इस दर पर पैसा लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी कि हमें केवल 1 रात के लिए पैसा चाहिए, तो हमको क्या है, मतलब कोई कम समय के लिए पैसा चाहिए, तो हम इस रेट पर पैसा लेते हैं बैंक, ठीक है? इसे अति अल्पकालीन जो है ऋण कहते हैं, ऋण नहीं, ऋण कहते हैं, ठीक है? अति अल्पकालीन जो है ऋण कहते हैं, ऋण लिख लीजिए यार, ठीक है ना? ऋण कहते हैं। वर्तमान में एमएसएफ क्या है? तो ये भी अभी वर्तमान में 6.75 है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि अगर कम समय के लिए, 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए बैंकों को पैसा चाहिए रहता है आरबीआई से, तो किस दर पर पैसा लेते हैं? तो एमएसएफ की दर पर पैसा लेते हैं, ठीक है? इसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर कैसा प्रश्न बनेगा हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना? चलिए, अब बैंक रेट की बात करते हैं कि सर ये बैंक रेट क्या होता है? तो देखिए, 14 दिन से अधिक समय के लिए अगर आरबीआई से पैसा लेंगे बैंक, तो उसे बैंक रेट कहते हैं, यानी कि 14 दिन से अधिक समय के लिए, ठीक है? और इसे हम क्या कहते हैं? इसे दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। वर्तमान में ये सभी दर 6.75 चल रही है, वैसे ज़्यादातर अप डाउन रहती हैं, लेकिन वर्तमान में अभी की बात करें, 2023 मार्च वाली बात करें, तो यहाँ पर जो है 6.75 जो है वर्तमान में बैंक रेट चल रही है। तो 14 दिन से अधिक दिन के लिए पैसा लेंगे बैंक, तो क्या कहेंगे उसे? उसे हम बैंक रेट कहेंगे, ठीक है? याद हो गया? ठीक है? और ये इसको हम दीर्घकालीन ऋण भी कहते हैं, तो दीर्घकालीन ऋण भी इसे हम कहते हैं। अभी फ़ायदा ये है कि 6.75 ये तीनों चल रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पीएलआर कहते हैं कि पीएलआर क्या होता है सर? तो देखिए, पीएलआर को कहते हैं प्राइमरी लेंडिंग रेट, ठीक है? जब कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, उसे इस रेट पर ब्याज दिया जाता है। अब मान लीजिए आपका अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है? और आप गए पीएनबी में ऋण लेने के लिए, तो पीएनबी में जो ऋण होगा वो बेस रेट से अधिक पर दिया जाएगा। मान लीजिए बेस रेट अगर 8 चल रही है, लेकिन आप पीएनबी के कस्टमर तो हैं नहीं, आप तो एसबीआई के कस्टमर हैं, पर पीएनबी से आप ऋण ले रहे हैं, तो आपको 9% पर जो है वो ब्याज दिया जाएगा, ठीक है ना? ज़्यादा पर दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके फेवरेट कस्टमर नहीं हैं, बैंक आपको उतना जानता भी नहीं है, ठीक है? अगर आप अपने बैंक में ही ऋण लेने जाएँगे तो आपको बेस रेट पर ही मिलेगा, 8% चल रहा है तो 8% पर ही मिलेगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसका क्रेडिट कैसा है, पहले उसने ब्याज लिए, मतलब लोन लिया है तो कितने दिन में चुका दिया है, उसके आधार पर जो है ब्याज देते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंकों के पास में अतिरिक्त पैसा हो जाता है, तो वह इसे आरबीआई को दे देते हैं, ठीक है? और आरबीआई उन्हें इस पर ब्याज देता है, परंतु यह ब्याज जो आपका रेपो रेट होता है ना, उस रेपो रेट से हमेशा कम होता है। देखिए, वर्तमान में जो ट्रिपल आर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट, अभी आरआरआर मूवी नहीं है, ठीक है? रिवर्स रेपो रेट 3.75 चल रहा है। सर इतना कम क्यों है? तो देखिए, जब बैंकों को पैसा लेना रहता है आरबीआई से, तो वो उधार लेते हैं।
उनकी ये मजबूरी रहती है कि भैया मुझे पैसा दे दो, मेरे पास में पैसा नहीं है, ठीक है ना? मुन्ना भाई मुझे पैसा दे दो। तो मुन्ना भाई क्या करते हैं, सबको पैसा दे देते हैं, उनकी मजबूरी मजबूरी है मतलब कि बैंकों की, ठीक है? इसलिए उनसे ज़्यादा ऋण मतलब ज़्यादा ब्याज लेते हैं। लेकिन जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते हैं, अब ये बैंक अपना पैसा आरबीआई को कब देंगे? देखिए, एक तो सैटरडे वाले दिन मतलब जो सेकंड सैटरडे होता है ना, और एक संडे, इन 2 दिन उनको पता है कि मेरे पास में कोई आएगा नहीं, बैंक को पता है मेरे पास कोई आएगा नहीं पैसा लेने के लिए, ठीक है ना? तो हम इस पैसे को रखे-रखे क्या करेंगे? एक काम करते हैं, ये 2 दिन के लिए हम आरबीआई को दे देते हैं, ठीक है ना? आरबीआई से कुछ ब्याज मिल जाएगा, हमारे पास तो रखा ही रहेगा, है ना? तो वो क्या करते हैं, इस पैसे को आरबीआई को देते हैं। आरबीआई ये कहता है, सुनो एक बात, तुम्हारी मजबूरी है कि हमको दे रहे हो, ठीक है ना? ऐसा हमें हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी ये मजबूरी है कि तुम हमको दे रहे हो, तुम्हें पैसा चाहिए उस पैसे पर इसलिए। तो तुम हमको पैसा दे रहे हो तो हम उस पे कम ब्याज देंगे, उतना ब्याज नहीं देंगे जितना तुमने जब हमसे पैसा लिया था तो हमने तुमको दिया था। यानी कि जब तुमने रेपो रेट पर पैसा लिया था, उतना ब्याज हम नहीं दे पाएँगे। बताओ, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। तो यार बैंक कहते हैं क्या करेंगे यार, ये हमारे पास तो रखा ही रहेगा, इससे अच्छा थोड़ा ही मिल जाए। तो 3.75 पर जो है वर्तमान में ट्रिपल आर चल रही है, रिवर्स रेपो रेट चल रही है। इस रेट पर जो है आरबीआई उनसे पैसा ले लेता है, अपने पास रख लेता है, उस पर उनको ब्याज दे देता है, ठीक है? तो जब अतिरिक्त पैसा हो जाता है, जैसे कि बैंक लोग के कभी-कभी बैंक हड़ताल पर चली जाती है, तो पैसा बैंक में रखा ही तो रहेगा, तो वो क्या करता है, दे देता है आरबीआई को। आरबीआई उस पर जो है ब्याज दे देता है। अब आरबीआई की मजबूरी नहीं कह सकते, आरबीआई को गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो, एक काम करो, बैंक के पास में ज़्यादा पैसा मत रहने दो। अगर बैंक के पास में ज़्यादा पैसा रहेगा, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा भेजा जाएगा। मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो महँगाई क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? वो हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, रिवर्स रेपो रेट जो है, वो हमेशा रेपो रेट से कम ही होती है, ठीक है? अगर रेपो रेट 6 है, तो रिवर्स रेपो रेट 3.75 होती है, ठीक है? समझ गए रिवर्स रेपो रेट क्यों कम होती है? क्योंकि आरबीआई की कोई मजबूरी नहीं है, बैंकों की ये मजबूरी है कि आरबीआई के पास में पैसा रखें, जमा करें पैसा कमाने के लिए, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे आपका वनरक्षक आने वाला हो, जो भी टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, उसके ऊपर हम तुरंत एक वीडियो बना देते हैं, आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं, ठीक है? चलिए, इससे क्या होगा, आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएँगे, दूसरों की अपेक्षा जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, ठीक है? क्योंकि अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपके पटवारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। वो जीके में भी आ रहे हैं और प्रबंधन में भी आ रहे हैं। चलिए, एनडीटीएल की बात करते हैं। देखिए, एनडीटीएल का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, पर एनडीटीएल होता क्या है? तो यह बैंक का वह पैसा होता है जो एक वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि बैंक के पास में जो टोटल धन होता है, टोटल धन, मान लीजिए बैंक की कमाई, कुल कमाई ₹100 है, तो ये जो ₹100 होगा वो एनडीटीएल कहलाएगा, ठीक है? कुल धन इसका कहलाएगा। अब इस एनडीटीएल का बड़ा रोल है। अब एनडीटीएल क्या करता है, आइए आपको बताते हैं, देखिए। ठीक है, अब एनडीटीएल का रोल जो है वो कैश रिजर्व रेशियो में है, सीआरआर। अब ये सर सीआरआर क्या होता है, ये बता दीजिए। तो बैंकों की कुल जमा पर आरबीआई सिक्योरिटी के रूप में कुछ प्रतिशत पैसा अपने पास प्रतिदिन जमा कराता है, इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। वर्तमान में कैश रिजर्व रेशियो की रेट कितनी है? 4.5% है। सर एक बार समझा दीजिएगा आखिर ये कहना क्या जा रहा है। देखिए, मान लीजिए आज दिन भर में मतलब एसबीआई ने ₹100 कमाए, ठीक है? ₹100 कमाए। अब जो कैश रिजर्व रेशियो के आधार पर आरबीआई ये कहेगा कि जो तुमने ₹100 कमाए ना, उसका ₹4.5 हमारे पास में जमा कर दो। अब एसबीआई कहेगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब हमने कमाए आपको दे दें। तो आरबीआई कहता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मान लीजिए तुमने अपना सारा का सारा पैसा जो है ग्राहकों को दे दिया। अब क्या हुआ? अब जब ग्राहक तुम्हारे पास मतलब अपना लोन वापस लेने आए, तो तुम कह दो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो गया, तुम दिवालिया हो गए। तो ये जो पैसा होगा ना तुम्हारा 4.5%, ये पैसा जो हम अपने पास में रख रहे हैं, ये पैसा उस वक़्त हम तुम्हें दे देंगे, तो तुम्हारा क्या होगी, तुम्हारी इज़्ज़त बच जाएगी, ठीक है ना? इसलिए सिक्योरिटी मनी के रूप में तुमसे ले रहे हैं। और ये बैंक कहेगा, इस पर कुछ ब्याज दोगे? अच्छा, सिक्योरिटी मनी पर कब से ब्याज मिलने लगा? सिक्योरिटी मनी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये तो हम तुम्हारी इज़्ज़त बचाने के लिए पैसा ले रहे हैं। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें देंगे, ठीक है ना? इस पर हम कोई ब्याज-व्याज नहीं देंगे, और तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा देंगे। तो ये भी अलग ही रोल रहता है मुन्ना भाई का, ठीक है? तो ये वो 4.5 पैसा वो पैसा होता है जो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में प्रतिदिन, ठीक है? प्रतिदिन जितना भी एनडीटीएल आता है, उसका प्रतिदिन पैसा सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास पहुँच जाता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सीआरआर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं एसएलआर का। देखो कि किस तरह से मुन्ना भैया ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बैंकों से अपने पास में ले लेते हैं, क्योंकि सरकार कहती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास में रखो। बैंक के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो महँगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना? देखिए, एसएलआर क्या कहता है? एसएलआर को हिंदी में सावधि जमा अनुपात कहते हैं। और इसकी बात करते हैं तो आरबीआई बैंक को अपने कुल एनडीटीएल का मतलब समझ गए ना, जितना पैसा उसके पास में है। तो आरबीआई बैंक को
कुल अपने एनडीटीएल का 18% अपने पास रखने के लिए कहता है। अब ये पैसा जो है ना, वो ये कहता है कि अपने पास ही रखो, मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास में ही रखो और ये 18% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो 18% पैसा है, ये पैसा मतलब बैंकों का है तो, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? खाली देख सकते हैं, भैया 18% पैसा हमारे पास में रखा है पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कहा अगर तुमने इसको यूज़ कर लिया, तो हम तुम्हारे ऊपर क्या कर देंगे? जुर्माना लगा देंगे। तो बैंक क्या 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 करता है, अगर 18% रेट चल रही है तो बैंक हमेशा 19% पैसा अपने पास में रखता है, 1% एक्स्ट्रा रखता है। मान लीजिए भूलवश कहीं पर अगर मतलब 18% से ज़्यादा चला गया ना, तो समझ लो 1 डेढ़ करोड़ का तुरंत जुर्माना लग जाएगा, ठीक है? आरबीआई तुरंत जुर्माना लगा देगा और आरबीआई अपना सीसीटीवी कैमरा लेकर के बैठा रहता है, भाई कम तो होने दो किसी का एसएलआर, कम तो होने दो किसी का एसएलआर, तुरंत जुर्माना ठोकेंगे, हमें तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप समझ गए एसएलआर क्या होता है, ठीक है? इसे सावधि जमा अनुपात कहते हैं। चलिए, वर्तमान एसएलआर की रेट की बात करें तो वर्तमान में एसएलआर 18% चल रहा है, ये आपको करंट अफेयर में याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं मौद्रिक नीति। आखिर मौद्रिक नीति क्या होती है और कैसे जो आरबीआई है, वो कमांड करता है महँगाई पर। कहते नहीं महँगाई बढ़ रही है, सरकार कहती है रुको अभी महँगाई कम करते हैं। आरबीआई से कहता है, फिर आरबीआई ये मौद्रिक नीति नाम की जो अपनी चाबी होती है, इसको घुमा देता है तो महँगाई कम हो जाती है। सर ऐसे कैसे कम हो जाती है, समझा तो दीजिए। चलिए समझाते हैं, देखिए। मौद्रिक नीति, आरबीआई क्या करता है, सीआरआर, एमएसएफ, रेपो रेट, एसएलआर की मदद से जो है मौद्रिक नीति जो है निर्धारित करता है, ठीक है? महंगाई को कंट्रोल करने का काम यही मौद्रिक नीति करती है, जिसमें क्या-क्या आता है, सीआरआर, एसएसआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अब देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है? ये वैसे वर्ष में 4 बार बनाई जाती है, लेकिन कभी-कभी तो 7-8 बार बना डालते हैं, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। चलिए, अब आपको बताते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का असर महँगाई पर कैसे पड़ता है? अब देखिए, सबसे पहले एक बात आपको बता दें, जो आपके पास में पैसा होता है ना, पैसा का मतलब होता है तरलता, इसे कहते हैं लिक्विडिटी। अब ये पैसा अगर आपके जेब में रहेगा तो आप चौड़े होकर चलोगे, "अरे भाई कोई नहीं लगता मुझे।" कोई कहेगा भाई आज जा रहे हैं समोसा खाने के लिए। अब तुम गए, तुम्हारे पास में पैसा है, समोसे की दुकान पे गए, समोसे वाले ने उससे पूछा तुमने कि भैया कितने का समोसा? उसने कहा कि यार समोसा है 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का। तुमने कहा अरे 10 रुपए की क्या दिक्कत है, 12 रुपए पकड़ो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास में पैसा है, ठीक है ना? तुम्हारे पास में क्या है, पैसा है जेब में, तुमने 12 रुपए दे दिया, तो वो समोसे वाला भी खुश हो गया। अब अगर ज़्यादा पैसा लोगों के पास में हो जाएगा तो सारे के सारे जितने लोग होंगे ना, वो सारे चौड़ के चलेंगे एकदम, कहेंगे अरे समोसा, समोसा 15 रुपए का दो मुझे, लो ये लो पैसा तुम, ठीक है? क्योंकि सबके पास में पैसा है। तो ये दुकानदार भी सोचेगा यार जब सबके पास में पैसा है, 15 रुपए का समोसा मेरा बिक रहा है, तो हम क्यों 10 रुपए में बेचें? हम इसको 15 ही कर देते हैं। उसने क्या किया, 15 रुपए का अपने समोसे का रेट कर दिया। अब ऐसा-ऐसा हर चीज़ पर होता चला जाएगा, तो क्या होगी? महँगाई जो है अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है? क्योंकि लोगों के पास में पैसा है। इसीलिए सरकार कहती है कि लोगों के पास में पैसा नहीं देना है आपको। अगर ज़्यादा पैसा लोगों के पास में हो गया, तो महँगाई बढ़ जाएगी, ठीक है? अब कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में समझिए क्या-क्या आता है? रेपो रेट आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, बैंक रेट आता है, आरआर आता है। अब आरबीआई क्या करता है? इसको बढ़ा देता है। इसको जैसे ही इसने बढ़ाया, यानी कि सीआरआर, रेपो रेट वगैरह जैसे ही बढ़ाया इसने, तो फिर क्या होता है? तो फिर जो ब्याज होता है, वो ब्याज की रेट बढ़ जाती है। मतलब कि एक बात समझिए, अगर बैंक आरबीआई से ज़्यादा रेट पर पैसा लेगा, सीआरआर का मतलब कैसरा और रेपो रेट का मतलब क्या है? यही तो है कि बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है, ठीक है? अब जैसे ही आरबीआई जो है वो 5% की ब्याज दर पर जो है बैंक को पैसा देता था। तो बैंक तुम्हें कितने पर देता था? 10 पे देता था, 10% पे देता था। अब आरबीआई ने क्या किया कि इसी रेपो रेट को बढ़ा कर के 10 कर दिया, तो बैंक क्या करेगा? तुम्हें 20 पे देगा पैसा। अब तुम क्या करोगे? अब तुम 20% पे थोड़ी पैसा लोगे। तुम लोगे ही नहीं भाई, 20% पैसा मिल रहा मैं नहीं ले रहा, समोसा बाद में खा लेंगे, अब नहीं लेंगे पैसा। तो उससे क्या होगा कि ब्याज की जो रेट है, ब्याज की रेट बढ़ जाएगी। अब जब ब्याज की रेट बढ़ जाएगी तो लोग ब्याज लेंगे ही नहीं। जब मतलब लोन लोग लेंगे ही नहीं, तो जो लोन होती है वो लोन की जो है, लोन कमाने लगता है किसमें? मार्केट में लोन कमाने लगता है, ठीक है ना? 1 मिनट रुकिए। मार्केट में क्या होता है? लोन कमाने लगता है, लोन का सिस्टम खत्म हो जाता है। जब मार्केट में लोन कम लेंगे लोग, तो क्या होगा? मार्केट में पैसा भी कम आएगा। जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, तो काहे की महँगाई भैया? लोग कुछ सामान ही नहीं खरीदेंगे। जब पैसा कम होता है, तो भाई डिमांड भी कम हो जाती है। डिमांड का मतलब समझ रहे हैं? कि लोग कोई चीज़ की डिमांड ही नहीं करते हैं। जब पैसा रहता है, तो भाई जा रहे हैं, सामने अगर फुल्की, चाट और चाउमीन की दुकान दिख गई, तो उन्होंने तुरंत खरीद लिया क्योंकि उनके पास में पैसा है। उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, हाँ भैया पैसा है तो डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड ही कम हो गई, ये नीचे जो एरो लगा हुआ है ये बताता है कि डिमांड कम हो गई क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो डिमांड खत्म। और जब डिमांड नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? मूल्य अपने आप कम हो जाएगा। वही समोसे वाला ये कहेगा यार 10 रुपए में भी समोसा नहीं बिक रहा है, क्या करें? चलो इसका रेट कम कर देते, 8 कर देते, शायद अब बिक जाए। तो क्या हुआ? उसका प्राइस डाउन हो गया। प्राइस डाउन हुआ तो महँगाई भी क्या हो गई? कम हो गई क्योंकि सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। इस तरह से मौद्रिक पॉलिसी का यूज़ करके आरबीआई महँगाई को कम करती है। चलिए,
मगर कोरोना टाइम पे क्या हुआ, कोरोना टाइम पे ऑलरेडी पैसा मार्केट में कम हो गया था, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं था। कोरोना में चीज़ें बिकी नहीं रही थी, पैसा नहीं था, तो मार्केट में पैसा कम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महँगाई जो है कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति आ गई थी मार्केट में। तो फिर सरकार ने कहा यार एक काम करो, जो अपनी मौद्रिक नीति है ना, इसको थोड़ा-सा डाउन कर दो यार, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है और लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना? जो दुकानदार हैं वो दुकान बंद किए हुए पड़े हुए हैं। तो फिर आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इस अपने रेपो रेट को, एसआरआर को, सीएलआर को, इन सबको कम कर दिया। यानी कि जो पहले रेपो रेट 5% थी ना, अब आरबीआई ने उसको 3% कर दिया। 3% कर दिया तो बैंकों ने ज़्यादा पैसा लिया आरबीआई से। बैंकों ने ज़्यादा पैसा लिया तो बैंकों ने मार्केट में ज़्यादा पैसा भेजा। पहले मार्केट का जो बेस रेट था वो 10% था। अब बैंकों ने कह दिया कि एक काम करो भाई, तुमको हम 7% पर ब्याज दे रहे हैं, तुम ले जाओ पैसा। तो क्या हुआ? मार्केट में भी पैसा ज़्यादा आया। मार्केट में पैसा ज़्यादा आया, यानी कि जो ब्याज की दर थी वो ब्याज की दर कम हो गई। लोगों ने लोन ज़्यादा ले लिए। लोन ज़्यादा लिए तो मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में तरलता, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आया। मार्केट में पैसा ज़्यादा आया तो क्या हुआ? अब तुम्हारे पास वही बात, पैसा हो गया, अब तुम जो है चाउमीन वगैरह खा सकते हो, अब समोसा ले सकते हो, तो डिमांड भी आपकी बढ़ गई। डिमांड जब आपकी बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? महँगाई भी थोड़ी बहुत बढ़ गई, क्योंकि अब जो है आपके पास में पैसा आ गया है, तो फिर से दुकानदार समोसा बनाने लगेगा। पहले पैसा ही नहीं था, उसका जो ₹10 का समोसा 5 का बिकने लगा था, तो उसने काम ही बंद कर दिया था कोरोना टाइम पे। अब वो 5 वाला समोसा वापस से ₹10 में आ जाएगा। तो जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि बराबरी बनी रहती है, मतलब कि लिक्विडिटी जो मतलब मार्केट की जो रेट होती है वो बिल्कुल इक्वल बनी रहती है। तो इस तरह से आप समझ गए ना कि क्या होता है। अब प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि रेपो रेट बढ़ाने पर ब्याज पर क्या असर पड़ता है? तो रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो ब्याज क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक है? रेपो रेट का मतलब वही, सीधे सीधे चलिए आरबीआई के पास। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा बैंक के पास, बैंक कम पैसा लेगा तो कम ब्याज देगा, ब्याज कम आएगा तो लोन कम जाएँगे। मतलब ब्याज कम आएगा, मतलब ब्याज की रेट कम हो जाएगी तो लोन बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है? और यही आपसे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आरआरआर को हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? भाई लोन पर क्या असर पड़ेगा? लोन ज़्यादा ज़्यादा लोग लेंगे। तरलता क्या होगी? तरलता ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? इन्फ्लेशन क्या होगी? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से जो है आपसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका प्रबंधन हो, चाहे वो आपका जीके, जीएस, करंट अफ़ेयर हो। तीनों चीज़ें हमने आपको कवर करा दी, ठीक है? प्रबंधन में कैसे बनेगा ये भी बता दिया, और आपके करंट में कैसे बनेगा ये भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए, वर्तमान रेट की बात कर लेते हैं, एक बार फिर से आपको याद करा देते हैं। रेपो रेट पूछा जाएगा तो 6.50% रेपो रेट चल रही है। रिवर्स रेपो रेट पूछा जाएगा तो 3.75% रिवर्स रेपो रेट चल रही है। बेस रेट पूछा जाएगा तो 8.25 से 9% के बीच में जो है वो आपकी बेस रेट है। बैंक रेट पूछा जाएगा तो 6.75 बैंक रेट है। वर्तमान में तीनों बराबर हैं, ठीक है? बैंक रेट कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, एमएसएफ, ये सब बराबर है, तो 6.75, ठीक है? एसएलआर कितनी है? तो 18% वर्तमान में एसएलआर चल रही है, ठीक है? एमएसएफ कितनी चल रही है? तो 6.75, ये आपकी एमएसएफ भी चल रही है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद में जीडीपी वाला वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एमएनपी क्या होती है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अब जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसका जो है रेशियो बढ़ जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अब ये प्रबंधन के साथ साथ जीके में भी घुस गई है, तो लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको आगे देखने को मिलने लगेंगे इकोनॉमिक्स वाले, ठीक है? तो अगर आप अगली वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली हम आपको डेली एग्जाम का एनालिसिस लेकर के आते हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसका जो है एग्जाम का लेवल जानने के लिए डेली एग्जाम एनालिसिस एग्ज़ाम के जस्ट 1 घंटे बाद आपको देखने को मिल जाता है। सारे के सारे प्रश्न जितने भी आज एग्ज़ाम में आए रहते हैं, उनको हम लेकर के आ जाते हैं, ठीक है? तो चलिए जल्द ही मिलते हैं आज एग्ज़ाम एनालिसिस वाले वीडियो में। अगर आपका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर के जाइएगा। लगभग 3 से 4 नंबर तो पक्के आपके बढ़ने ही हैं। जो लोग तुक्का मार करके आ रहे हैं या फिर छोड़ करके आ रहे हैं, आप अच्छे से समझ चुके हैं, आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके और सही करके आएँगे और अपना समय भी बचाएँगे, ठीक है? जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।